आज हम बात करेंगे कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ। आज का हमारा टॉपिक है कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ। वर्ड कोडिफिकेशन मीन्स, कोडिफिकेशन का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ लॉ इनटू वन बॉडी। ठीक है, जो भी अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं सिस्टम में, जो भी चल रहा है, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उन सबको एक जगह पर एकत्रित करना ही कोडिफिकेशन होता है। ठीक है, कोड इज अ स्पीसीज ऑफ एनेक्टेड law. Code is a species of enacted law. Code is a complete digest. Whatever it is not in the code of law ought not to be law. जो नहीं लिखा गया है कानून में उसको कानून भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहाँ गया? अब देखो क्या कहता है। रीज़न क्या है? सबसे मेन रीज़न क्या है? To bring certainty and simplicity by mentioning legal propositions in short and simple sentences. दुनिया भर के कस्टम है, दुनिया भर के प्रैक्टिस है। कुछ कस्टम सही नहीं है, कुछ कस्टम फॉलो नहीं हो रहे हैं, कुछ रुक रुक के फॉलो हो रहे हैं, कुछ रीजनेबल नहीं है, कुछ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे में सोसाइटी ग्रो कैसे करेगी, आगे कैसे बढ़ेगी? ये चीज़ें तो और ज़्यादा दिक्कत और परेशानी करेंगे। तो हमने देखा वेदास का एक टाइम था, सतयुग का टाइम था, धीरे धीरे फिर वेदास के बाद स्मृति और दूसरा टाइम आया। अब धीरे धीरे भगवान जा चुके हैं, अब इंसान ग्रो कर रहे हैं, इंसान आगे आ रहे हैं। तो कितना लंबा समय है ये, हज़ारों सालों का पीरियड है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। हिंदुज़्म में ही देखो आप, सिख हैं, ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब उसके बाद फिर मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, उसकी वजह से और अनसर्टेनिटी रही, सोसाइटी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाई। जो हम अगर पर्टिकुलर हिंदुइज्म रूल्स एंड लॉ की बात करें, वो भी एक फैक्टर था, और दूसरे फैक्टर भी थे। लोगों ने जो कास्ट सिस्टम बनाए हुए थे उनका जो मिसयूज़ कर रहे थे, वो भी रीजंस थे। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर थे। उन सब चीज़ों की वजह से जब 1940 के टाइम पे लगा कि अब करें क्या, मतलब पहले से भी फील हो रहा था, पर वो एक टाइम था आज़ादी के पास का टाइम। अभी आगे जाके उसके बारे में भी अगली स्लाइड में बात करेंगे, अभी इतना समझो। ठीक है, तो इन सब जो जितना भी ये कन्फ्यूज़न कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा था, यहाँ पर सर्टेनिटी और सिंप्लिसिटी लानी थी कि भाई समझ में आ जाए लॉ क्या है और फॉलो क्या करना है। ठीक है, इट वुड हेल्प इन डिस्पेंसिंग विद वास्ट अमाउंट ऑफ लीगल लिटरेचर। आपकी स्मृतिज हैं, धर्मशास्त्रास हैं, धर्मसूत्रास हैं, जहाँ थोड़े आपको वेद मिल रहे हैं वो भी हैं, दूसरी राइटिंग्स भी है, दया भागा स्कूल, मिताक्षरा स्कूल भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सोर्सेज से भी कनेक्ट होगा, वो एक लेक्चर उस पर भी होगा। ठीक है, आपके अलग अलग स्कूल हो गए, मैथिली स्कूल हो गया आपका, है इधर बॉम्बे स्कूल चल रहा है, इधर महाराष्ट्र वाले एरिया में, उधर बंगाल स्कूल चल रहा है जो दया भागा को फॉलो करता है, बाकी सब मिताक्षरा को। तो इन सब में, इन सब लिटरेचर से डिस्पेंस करने के लिए और सर्टेनिटी लाने के लिए। ठीक है, तो अब जो जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू लॉ एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेन स्कूल्स एंड नंबर ऑफ सब स्कूल्स, येट देयर वर मैनी डिफरेंसेस अमंग देम। जैसे सिख का बताया आपको, ठीक है, उनका मैरिज का तरीका भी अलग है। वो जाट वाला एग्जाम्पल दिया, इधर यहाँ पर ये तमिलनाडु वाला मैरिज वाला सेल्फ रिस्पेक्टर कल्ट का एग्जाम्पल दिया। तो अलग अलग प्रैक्टिस सब चल रही थी। तो हिंदू कोड बनाया टू यूनिफाई हिंदू, यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ, यूनिफिकेशन ऑफ हिंदूज। जब हिंदूज का यूनिफिकेशन हिंदू लॉ के थ्रू किया जाएगा, कोड वॉज प्रोड्यूस टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अगेंस्ट अमंग ऑल हिंदूज, सब हिंदूज में यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस का या दूसरे वर्ग का ध्यान ही रखा गया है, सबका ध्यान रखा है, चाहे ब्रह्मो समाज है, चाहे सिख हैं, ठीक है, सबका ध्यान रखा गया है, कस्टम भी सेव किए गए हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक लॉ बनाया है जो सब पे अप्लाई हो जाए इक्वल लेवल पे। और जैसा कि बताया, सबसे मेन चीज़ तो कस्टम थे, तो कस्टम को भी सेव किया है। अब जहाँ पर कस्टम सही ही नहीं है, वहाँ पर उसको फॉलो करना, तो फिर आपका फिर संविधान आर्टिकल 21, आपका डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ये तो सब खत्म ही हो गया ना। अब हालांकि फैमिली लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का टिपिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आगे भी RCR पढ़ेंगे, जब वो चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर और आपको क्लैरिटी होगी। ऐसा होता है, इसको बोलते हैं बुल इन चाइना शॉप। ठीक है,
ऐसा ही बोला गया है, बुल इन चाइना शॉप, मतलब भैया जो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रायंगल है 19, 21, 14, इसको फैमिली लॉ में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ना करो, पर फिर भी नॉर्मल लेवल पे तो करोगे ही ना। अब मान लो आप कहते हो कि भाई वुमेन को तो डाइवोर्स का राइट ही नहीं है या मेल को राइट नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो इसके लिए तो यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी। अनदर फैक्टर ऑफ कोडिफिकेशन वॉज रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट। देखो भाई, कितना ही ग्लोरीफाइड आपका पास्ट रहा हो या प्रेजेंट हो, कितना ही आप चाहे नंबर 1 रहे हों, सोसाइटी में कभी भी 100% नहीं होता, परफेक्शन नहीं होती। ठीक है, समय के साथ उतार चढ़ाव आते हैं, रिफॉर्म की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। जो इन चीज़ों को नहीं मानते, अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, वह ठीक है, वो उनकी समझ है, पर हकीकत में ये नहीं होता, ये मिथ है एक। तो रिफॉर्म समय के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे हार्ट बीट चलती है ना उसका ईसीजी पे, ऐसे ही सोसाइटी में फ्लक्चुएशन चलती है, कभी सही कभी गलत, कभी कुछ चीज़ें सही हो रही है एक टाइम पे, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक है, सो हिंदू लॉ इज़ वेरी ओल्ड एंड एंशिएंट लीगल सिस्टम एज वेल एज वे ऑफ लाइफ. It is expounded in a vast mass of literature produced at different period of time, different places within country by different person. फॉरनर्स आ रहे हैं, यूरोपियन आ रहे हैं, वो लिखवा रहे हैं, यहाँ के लोग खुद लिख रहे हैं इतिहास। जो जीत गया वो राजा लिखवा रहा है, जो हार गया उसने लिखा, उसने भी लिखा, पर उसका प्रचलित नहीं हुआ। ठीक है, तो और उसके साथ साथ रिफॉर्म भी करना जरूरी था। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो तो हेजिटेंट थे, उन्होंने कहा भैया कस्टम रीजन में इनके दखलंदाजी मत करो, क्योंकि अगर दखलंदाजी की, उनको ये चीज़ तो पहले से ही समझ में आ गई थी कि बाकी सब चीज़ ठीक है, डिवाइड एंड रूल करो, इनको जो भी मिसयूज़ करना है वो करो, ये तैयार बैठे हैं आपस में लड़ने के लिए, तो तुम इनके सर पे बैठ के पूरी मौज लो, लूटो सब कुछ, सब पैसा ले जाओ, सोने की चिड़िया को कर दो कंगाल। लेकिन एक चीज़ थी कि कस्टम रिलीजन पे अगर हमने ज़्यादा कुछ बोला तो फिर ये हमारी सुनेंगे नहीं। अब बताओ, ये मतलब अब कस्टम और रिलीजन के पीछे, चाहे वो सही है या नहीं है, उसके लिए तो आप इतना सब तैयार कर रहे हो, बाकी आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पर चलो, इतिहास है और समय समय की बात होती है, सर्कल है, सबका पतन क्या मतलब, सब में फ्लक्चुएशन तो रहती रहती है, हमेशा आप नंबर 1 नहीं रहते, कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। अब देखो, फर्स्ट लॉ कमीशन, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया कि भैया कुछ कोड बनाते हैं। अब हमें पता है अच्छे से अंग्रेजों की आदत क्या थी, उसके बारे में मुझे आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप अच्छे से जानते हो उनकी नीयत क्या थी क्या नहीं थी। तो ये 1735-53 में इन्होंने करी कुछ बातें बेकार की। देर आफ्टर इट बिकेम एन एक्सेप्टेड इंडियन सो ब्रिटिश पॉलिसी नॉट टू इंटरफेयर विद दिस सिस्टम। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि उनका किस तरीके से यहाँ पर राज्य काल चलता रहे, कार्यकाल चलता रहे, किस तरीके से वो यहाँ बैठे रहे, बस उससे फालतू उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, बाकी सब था दिखावा। इतने शरीफ होते ना, तो चलो वो बात फिर कभी की बात है। 1882 में जो इनके थे ये सीपी इल्बर्ट लॉ मेंबर जो थे, इन्होंने कहा कि भैया हिंदूज को इनको कोडिफाई करना, ऐसा कानून बनाना तो लगभग असंभव है। ठीक है, और हम तो करेंगे नहीं, करेगा कौन? जब इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी तब हम करेंगे, अपनी तरफ से हम नहीं करेंगे। द इनिशिएटिव शुड नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट फ्रॉम द क्लासेस डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग लॉ। अगर तुम्हें लॉ पसंद नहीं, हमारे पास आ जाओ। अच्छा हुआ लोग नहीं गए या नहीं हुई, नहीं इनका नहीं पता था, ये आज हिंदुओं को भी डिवाइड करके अलग अलग लॉ बना के उनको अलग अलग ही बना जाते, और हम यहाँ लड़ते रहते आज भी। तो चलो ये चीज़ नहीं हुई। Apart from sensitiveness of the government in the matter, there were some scholars who genuinely felt that by very nature Hindu law cannot be codified, लेकिन ऐसा हुआ। उदाहरण के तौर पर जॉन डे मेन थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया 1878 में कोडिफिकेशन पे, बोले एज ऑफ मिरेकल हैज पास्ड एंड वन हार्डली एक्सपेक्ट टू सी अ कोड ऑफ हिंदू लॉ विच शैल सेटिस्फाई द ट्रेडर, एग्रीकल्चरिस्ट, पंजाबी, बंगाली, पंडित ऑफ बनारस, रामेश्वरम, अमृतसर, पूना। अब मुझे तो ऐसा लगता है, ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये बातें इसीलिए कह रहे थे कि कभी ये हो ही ना कोडिफाई, है ना, इस तरीके से साथ में ये आ ही ना और ये अलग अलग ही हो जाए। ब्रिटिशर्स के लिए तो आराम रहेगा, जाते जाते पाकिस्तान कर गए। ठीक है, हो सकता है भाई मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो, जो सही लगे वो। अर्लियर स्टैट्यूट वॉज पास्ड इन 1850, फिर कास्ट
डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट आए, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट आई, हिंदू विल्स एक्ट आई, हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह ये सब आए। पर ये सब ऐसे ही चलता काम किया हुआ था, कोई ऐसा नहीं था कि भाई कुछ करना है सही से ना, बस कर दिया ठीक है, आपने बोला हमने कर दिया, थोड़ा आपको लगा कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन असली में तो हम लूट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, टोटल नेगेटिव चीज़ें, कुछ चीज़ें सही भी है, सीखने वाली भी है, पर जो लार्जर सेगमेंट पे जो उन्होंने किया है, ठीक है, जो यहाँ पर जिस तरीके के फेमिन हमने पढ़े हैं वर्ल्ड वॉर के बाद और जिस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा था, तो उससे तो पता लगता है कि भैया वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट था, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों ने अगर कोई दो चार चीज़ सही भी कर दी तो फिर मन नहीं करता उनके बारे में बात करने का, क्योंकि असली में तो आपका मन काला है ना। चलो इधर आओ भैया। फर्स्ट स्टेप वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। फिर उन्होंने 1941 में एक कमेटी बनाई, पहला स्टेप लिया जनवरी 25 को, ठीक है, और इन्होंने कहा कि हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी जो था 1937 में, उसको जरा एग्जामिन करो और अमेंडमेंट बताओ उसमें क्या करें। अच्छा, ये जो कमेटी थी ये BN राव के नाम पे थी। BN राव जो थे उन्होंने इस कमेटी की अगुवाई करी, 3 और मेंबर थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी जून 19 को, और कमेटी ने कहा था कि टाइम आ गया है कि हिंदू लॉ को कोडिफाई कर दो, इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ज़रूरी है ये चीज़ करनी। और ऑब्वियसली जब तक नहीं होगा, जब तक आप एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलोगे तो आप ग्रो भी नहीं कर सकते, ये नॉर्मल चीज़, कॉमन सेंस भी है। ओके, लेजिस्लेचर मस्ट डील विद सब्जेक्ट एज अ होल, ये बात हुई, ठीक है। और एम क्या होना चाहिए, एक लॉजिकल और कोहेरेंट कोड हो, ठीक है। अब देखो कितनी बढ़िया बात थी। अकॉर्डिंग टू कमेटी एम ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी यूनिफॉर्मिटी वेयर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है वहाँ यूनिफॉर्मिटी कर दो, डाइवर्जेंस वेयर इनएविटेबल, भैया जहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती वहाँ डाइवर्जेंस, कोई बात नहीं भी, अलग अलग चीज़ें चल रही तो क्या हो गया फिर। सेक्शन 7 देखो, सप्तपदी, और उसके अलावा बाकी जो भी आपकी रिलीजियस या प्रैक्टिस है वो फॉलो कर लो शादी के लिए, मान लेंगे हम। और किसी स्टेट का भाई कोई और चीज़ है तो हमें पता है सेंट्रल लॉ में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अमेंडमेंट ला सकती है, हालांकि वो उस एक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर को भंग नहीं कर सकती, जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेक्शन 7A जो तमिलनाडु ने किया, ठीक है। एज अ कंसिक्वेंसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द हिंदू लॉ कमेटी, इनको बनाया गया, इनको कहा कि आप ड्राफ्ट बनाओ, तो भैया कमेटी अपॉइंट की गई। फिर 1944 में चेयरमैन थे BN राव, और ये पर्पस था फॉर्मुलेटिंग अ कोड ऑफ हिंदू लॉ, जो जहाँ तक पॉसिबल हो कंप्लीट हो अपने आप में। कमेटी ने 3 साल बाद 1947 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और कहा कि कोडिफाई कर दो भैया, लो को हो सकता है, हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। लेजिस्लेटिव असेंबली में किया 1947 में, फिर रिवीजन हुई उसकी, डिबेट तो होता ही होता है। बिल वॉज रेफर टू सेलेक्ट कमेटी, फिर 1948 में उसको प्रेजेंट किया गया। देखो भैया क्वेश्चन बनते हैं ये कोडिफिकेशन 10-10 नंबर में, 5-5 नंबर में आते हैं, इतना सुन लो, आधा भी याद हुआ तो पूरे नंबर आ जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, कंसिडरेशन ऑफ बिल हैज़ टू बी पोस्टपोन बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो जो फर्स्ट पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन था, इलेक्शन होने दे, तो इन्होंने कहा बिल को ना पोस्टपोन कर दो भैया, कोई बात नहीं। और ये चीज़ें जाननी जरूरी भी हैं, आप लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हो, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये चीज़ें जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया आर्ग्यू कौन करता है, आर्ग्यू तो वकील ही करेगा ना, लीगल फ्रेटर्निटी वाला ही तो है, वकील भी, जज के अपने आप डिसीजन दे देगा, है सुओ मोटो एक्शन भी लेगा तो भी कोई तो केस लड़ेगा, तो पता ही नहीं होगा तो करोगे क्या, इसलिए पता होना जरूरी है। आफ्टर इलेक्शन फ्रेश एफर्ट्स वर मेड, ठीक है। अपोजिशन थी, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्होंने भी कहा था कि भैया मत करो कोडिफाई, जो भी उनके रीज़न रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट ऑफ एनेक्टिंग होल हिंदू कोड, एक पूरा हिंदू कोड बनाने की जगह इन्होंने पीसीज में करा उसको, ठीक है, और धीरे धीरे करके उसको पीसीज में 1 by 1 किया। एंड अटेम्प्टिंग टू एनेक्ट वन कॉम्प्रिहेंसिव कोड एट वन स्ट्रेच, इट वॉज ब्रोकन अप इनटू सेपरेट मैटर, सेपरेट एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट आया भैया 55 में, फिर हिंदू सक्सेशन आया 1956 में, फिर माइनॉरिटी और गार्जियनशिप आया 1956 में, फिर आया अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इस तरीके से किया गया। अब जो ये इलेक्शन की वजह से जो पोस्टपोन किया था ना, तो जो अपने
फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता जो BR अम्बेडकर जी थे, वो कैबिनेट में थे। उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था, वो पहले ही थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन करने के उनके जो मुख्य कारण थे उसमें यह था कि भाई मेरे को अच्छा पोर्टफोलियो कोई मिला नहीं है, मेजर डिस्कशन में मैं हूँ नहीं, और एक और रीज़न था वो था कि जो आप कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ को जो पोस्टपोन कर रहे हो ना, उससे भी वो एग्री नहीं करते। अब एक चीज़ समझ लो ध्यान से, अगर प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट अलग अलग होती है, ये सब्जेक्ट है नहीं, हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं अपन, फैमिली लॉ तो इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर अगर कोई भी मेंबर कैबिनेट के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट उसका कोई मत है या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट है, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। वो रिज़ाइन करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हो गया। नो वोट, नो कॉन्फिडेंस मोशन और बाकी कई चीज़ें हैं, फिर और भी प्रणाली सही बनी हुई है। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ये मुख्य कारण दिए थे। और उन्होंने कहा था कि भाई वो वुमेंस राइट के भी काफ़ी फेवर करते थे, तो उन्होंने कहा कि वुमेंस राइट और सब चीज़ों की ज़रूरत है, आप हिंदू लोग को क्यों पोस्टपोन कर रहे हो, साथ में आपने ST SC OBC के लिए कोई कमीशन नहीं बनाया। इन चीज़ों से हाथ होकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। चलो भैया, ये तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, काम आ जाएगी, लिख देना अपने कॉन्स्टी के पेपर में, 2 नंबर मिल जाएंगे। टू बी कंटिन्यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई और बात हो तो आप, अच्छा ये वाली स्लाइड रहेगी, ये 2 अजम्पशन, हाँ ये पढ़ ली थी, रिपीट ही एक तरीके से, लैंग्वेज अलग है, अलग लैंग्वेज से भी अलग अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो सुनो क्या है। पहला, द पर्सनल लॉ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ रिलीजन प्रॉपरली सो कॉल्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, रिलीजन अलग है, लॉ अलग है। अब वो टाइम गया कि रिलीजन और लॉ एक ही है, नहीं। रिलीजन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, चीज़ें, बिलीफ और लॉ वो अलग अलग हैं, क्योंकि अगर आप रिलीजन को लॉ मानोगे तो वहाँ कस्टम दिया जाएगा ना, कस्टम तो हो गया आप सेकेंडरी। और दूसरी चीज़, हिंदू लॉ हैज़ नेवर बीन स्टैटिक इन पास्ट बट हैड बीन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो भैया अब रिक्वायरमेंट आ गई है कि इसको हम रिफॉर्म करें, दूसरे तरीके से लाएं। और हिंदू लॉ क्या, सोसाइटी कोई भी देख लो, कभी स्टैटिक नहीं रहती। जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है या देख लो, पढ़ के किसी से पूछ लो, सोसाइटी कभी स्टैटिक नहीं रहती। अगर सोसाइटी बिल्कुल इक्वल होगी तो कोलैप्स हो जाएगी, सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी अगर इक्वल होगी तो, ठीक है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन डिफरेंट टाइम। चलो भैया, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में आप संपर्क कर सकते हैं। बेस्ट विशेज़।